बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ज़्यादातर रिलेटेड है उन लोगों से जो कोई जायदाद बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनके बारे में ये वीडियो यकीनन हेल्पफुल होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना या फिर कोई चीज़ सेल करना या कोई चीज़ ज़मीन, मकान, प्लाट वगैरह ख़रीदना, इसके कुछ गुर होते हैं कि कैसे इसमें सहूलत रहेगी, क्या क्या क़वाइद व ज़वाबित इसके अंदर होते हैं जिनको फुलफ़िल करें तो फ्यूचर में आने वाले वक्त में हमारे लिए आसानियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत कानून को आपने पढ़ा हो या किसी के पास बैठने से भी कानून की कुछ ना कुछ बातें हमारे नोटिस में आती है तो वो भी हमें नफ़ा देती है। आज हम जो पढ़ेंगे सीखेंगे वो है कि कैसे जब कोई प्रॉपर्टी बंदा ख़रीदता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों। मसलन 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। मालिक कहता है मैंने 10 लाख रुपए का सेल करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, उसे जाके कहता हूँ जनाब सौदा कर लें मेरे साथ, ये प्लॉट मुझे दे दें। कहता है जी कितने का? 10 लाख का। 10 लाख रुपए का प्लॉट है। मैं उसे कहता हूँ ऐसा करें 50,000 रुपया मुझसे ले लें, तो मुआहिदा करें कि मुझे बेच दें और एडवांस मुझसे ले लें 50,000 रुपया। 10 लाख का प्लॉट 50,000 रुपया दे के मुआहिदा कर लिया उसके साथ। बाकी अब मुआहिदा जो तहरीर करेंगे स्टाम्प पेपर के ऊपर, इसे कहते हैं मुआहिदा बै। एग्रीमेंट हो गया, हमारा मुआहिदा हो गया है कि हमने ये सेल करनी है, पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। एडवांस कितना दिया? 50,000। टोटल कितना था? 10 लाख इसकी मालियत थी। अब जो बड़े होशियार लोग होते हैं ना प्रॉपर्टी वाले, जिन्हें प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, काम करना है, बहुत क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, वो पता क्या करते हैं, उनका ये नहीं होता कि जो भी चीज़ ख़रीदनी है ज़्यादा सारे पैसे दे के रजिस्ट्री पे इतने सारे पैसे फिर लगाएंगे, अपने नाम लगेगी, उसके बाद सेल करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे भोले भाले लोग करते हैं। ये जो होशियार लोग होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ये क्या करते हैं, 10 लाख की प्रॉपर्टी मुआहिदा बै कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं और थोड़े से पैसे एडवांस दे देते हैं। 5,000 दे दिया, 20,000 दे दिया एडवांस, जनाब ये एडवांस 20,000 दिया, बाकी पैसे 4 माह बाद मैं आपको दूंगा, तो आप फिर मुझे रजिस्ट्री करवा देंगे। ये हो गया मुआहिदा। करते क्या है, मुआहिदा हो गया, उसके बाद जनाब किसी और पार्टी को ढूंढते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी लेनी है। वो बंदा कहता हाँ ले लेता हूँ, अच्छी प्रॉपर्टी, 12 लाख रुपए की मैंने सेल करनी है। अच्छा जी, 12 लाख की बात होगी, उससे लाओ 12 लाख रुपया। वो पार्टी, थर्ड पार्टी, नई पार्टी जो आई है, ये प्रॉपर्टी डीलर साहब उसको 12 लाख रुपया उससे वसूल करते हैं। जिस पार्टी को प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था कि मैं 4 माह तक आपको बाकी पैसे दूँ, उसको 10 लाख रुपया उसका देते हैं। तो बाकी जो 2 लाख है अपनी जेब में डालते हैं। उसे कहते हैं जनाब पैसे पूरे मिल गए, रजिस्ट्री मेरे नाम पे ना करवाओ, इसके नाम पे करवा दो। वो बंदा कहता है मुझे क्या एतराज़ है, मुझे पूरे पैसे मिल गए। वो फिर उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा देता है। तो इस तरह ये 2 लाख रुपया जेब में डालते हैं और चलते बनते हैं। अब ये है तरीका पैसे कमाने का थोड़े पैसों से। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको आज हम सीखेंगे। मसाइल इसके अंदर ये हैं कि सौदा कर लिया हमने, ये प्लॉट मैं ख़रीदूँगा, इतने महीने बाद पैसे बकाया दूँगा, हो गया जी सौदा। पहली बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टाम्प कौन लेके आएगा। एक बेच रहा है प्लॉट, एक ख़रीद रहा है, सौदा कर रहा है। स्टाम्प हमेशा जो बेच रहा है वो लेके आएगा। मुआहिदा कर रहे हैं, मुआहिदा करते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त स्टाम्प कौन लेके आएगा? जो बेच रहा है। इसको यूँ याद रखिए कि एक बंदा जो है, एक पार्टी है, वो पैसे देती है, दूसरा बंदा पैसे के बदले में उसको स्टाम्प देता है कि जनाब 1200 रुपये वाला स्टाम्प लेके आता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है फ़लाँ शख्स ने ये स्टाम्प जनाब लिया है बहक, कि जिसको सेल करना है बहक फ़लाँ शख्स। तो अब ये उधर से स्टाम्प ले लिया इसने, उसके ऊपर फिर तहरीर करते हैं। एक पार्टी होगी, एक तो लेने वाला प्लॉट, दूसरा देने वाला, तीसरा जिससे स्टाम्प लिया हमने, ये भी एक बंदा बड़ा अहम है जिससे स्टाम्प लेके आए। अब बेचने वाला जो है पैसे पकड़ लिए एडवांस, थोड़े से 20, 30, 40, 50 जितना भी एडवांस पकड़ लिया और तहरीर लिख दी
तहरीर में ये ख्याल रखें कि नाम पता सारा कुछ लिखें। फिर जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन कि प्रॉपर्टी के महल्ले को क्या, दाएं बाएं आगे पीछे ये वो जो भी है अच्छे तरीके से वो मेंशन करें और साथ ही लिखें कि कितना एडवांस हमने पे किया है और बाकी रकम कब पे करेंगे। इस किस्म की तफसीलात लिख के, तो अब ये लिखने वाला भी बंदा है, बेचने वाला, खरीदने वाला, स्टाम्प जिसने जारी किया, और लिखने वाला भी अहम है, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी अहम बंदा है। उसके बाद 2 गवाहान चाहिए जो कि अल्लाह ना करे फ्यूचर में अगर दावा करना पड़ता है तो उसमें फिर ये 2 गवाहान पेश होकर कहेंगे हाँ हमारी मौजूदगी में इनका ये सौदा हुआ था, तो ये इस पर अमल दरामद होना चाहिए। 2 गवाहान भी हों, और इसके लिए स्टाम्प के बाद दफ़ा ज़्यादा पेजेस होते हैं, हर पेज के ऊपर दस्तखत हों, ये बेहतर है, आपके केस को मजबूत करता है फ्यूचर में। ये तो था सीधा सीधा सा काम। लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है, कहते हैं 4 माह बाद मैं आपको बकाया रकम दूंगा, लेकिन 4 महीने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू से समझ आ जाती है कि मेरी प्रॉपर्टी 10 लाख की नहीं थी, ये तो 15 लाख की थी, और ये मुकरने की कोशिश करता है। 4 माह बाद कहता है कि जनाब ये पैसे, वो बंदा ऑफर करता है, कहता है जनाब पैसे लो प्रॉपर्टी, कहता है नहीं मैं तो सेल नहीं करनी। ओहो, अब ये सेल नहीं करता तो यहाँ बन गया रौला, जहाँ बन गया रौला वहाँ वकला की फ़ीस पक्की। अब ये क्या करेगा, जो बंदा जिसने सौदा किया था थोड़े से एडवांस दे के बाकी पैसे अभी देने थे, ये वकील साहब के पास जाएगा और कहेगा जनाब मेरा एक दावा कर दें। कौन सा दावा होगा, दावा तक तामील मुख्तस, इसको कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर देगा कि जनाब इसने मेरे साथ ये सौदा किया, इसको कहें उस पर अमल दरामद करे। ये दावा लिख के तो तहरीर करेगा और ये फ़ाइल कर देगा अदालत के अंदर। साथ ही स्टे की एप्लीकेशन लगा देगा कि जनाब ये सौदा मेरे साथ हो चुका है, इसको कहें कि स्टे दे दें कि ये बंदा जो है आगे किसी को ये ट्रांसफ़र ना करे, सेल ना करे, किसी और के साथ सौदा ना करे, तो अदालत आपको स्टे दे देगी। फिर वो बेचने वाला मुकर नहीं सकता, स्टे हो जाता है, तो उधर की उधर प्रॉपर्टी पड़ी रहती है। और फिर अदालत में आएगा, जवाब देगा, उसके वकील साहब भी पेश होंगे, जो भी अदालत फ़ैसला करेगी। इस केस में जब सौदा हुआ था, बंदा फिर गया, हमने अदालत में केस फाइल कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अदालत उस बंदे की नेक नीयती देखती है कि ये बंदा कहता है मैंने ख़रीदना था, बकाया पेमेंट मुझसे ले नहीं रहा, बकाया पैसे ले और मुझे दे। अदालत कहती है लाओ बकाया पैसे किधर हैं, तो फिर बंदे को बकाया जो रकम है वो जितनी भी है जो इसने देनी थी और इसके प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफ़र होनी थी, सौदा मुकम्मल होना था, वो अदालत में जमा करवानी पड़ सकती है, बल्कि जमा करवानी पड़ती है। फिर अदालत स्टे देती है। तो अगर एडवांस में नहीं भी तो फिर अदालत कुछ टाइम देती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप बाकी जो रकम उसको देनी है ना वो अदालत में जमा करवाओ। फिर बंदा अदालत में जमा करवाता है, तो फिर इस तरह सिलसिला चल। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बेचने वाला तो कायम रहता है अपनी बात पे, ख़रीदने वाला भाग जाता है, ख़रीद ही नहीं रहा। फिर उसके लिए भी ये बेचने वाला दावा करेगा, वो भी सेम ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि इसने मेरे साथ सौदा किया, इसको कहेंगे ख़रीदे। तो अगर सपोज़ वो भाग ही जाता है तो फिर इसके ख़िलाफ़ एक सूट फॉर डैमेजेस भी फ़ाइल किया जा सकता है कि मुझे तो इतना नुकसान हो गया, तो सौदा करके भाग गए हो, मुझे वो भी दिलाया जाए। इसमें कोशिश करें कि पेमेंट जो है वो बैंक के ज़रिए करें, तो ये ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी कि साबित हो जाएगा कि हमारे बैंक से पेमेंट जनाब ट्रांसफ़र हो रही है उसके अकाउंट में, या हमने चेक दिया है तो वो उसके अकाउंट में जमा हो। तो इस तरह ये साबित हो जाएगा। हमेशा ये जो दावा करना है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि ये मुआहदा हुआ है इसे पूरा किया जाए, जो बंदा दावा करता है उस पर ये बोझ होता है कि ये साबित करे अब कि ये मुआहदा हुआ था। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले बंदा खुद पेश होगा, साथ 2 गवाह पेश करेगा कि हमारी मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ था, ये सौदा हुआ था, इतने पैसे दिए थे और इतने देने थे। साथ स्टाम्प पेपर जिसने इशू किया था वो स्टैम्प वेंडर वो भी पेश होगा, और जिसने तहरीर लिखी थी वो भी पेश होगा। तो ये कुछ लोग हैं गवाहान, इनको पेश करके तो फिर हम बैंक की स्टेटमेंट, अगर बैंक के ज़रिए आपने किया तो बैंक की स्टेटमेंट आप साथ लगा सकते हैं कि इतने पैसे मेरे फ़लाँ टाइम पे मैंने ट्रांसफ़र किए इसके अकाउंट में। तो इस तरह इसकी लिमिटेशन जो है, अगर हम बात करें कि ये जो हमने एक मुआहदा कर लेते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती है 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर उसका आप केस दाखिल करके तो उसका
अमल दरामद उस पर करवा सकते हैं। जब ये करना है ना, ये केस करना है, तो इससे पहले कोशिश करें लीगल नोटिस भेजें। मुआहदे से फिरता हुआ बंदा नज़र आ रहा है तो आप लीगल नोटिस को भेजें, जनाब मुआहदा हुआ है तो आप मेहरबानी करके इस पे अमल दरामद करें, नहीं करेंगे तो मैं फिर अदालत में केस करने लगा हूँ। लीगल नोटिस दें, अगर नहीं असर होता तो फिर आप ये केस कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट फीस भी इस पर लगती है कि जब ये दावा दायर करेंगे तो मालियत के लिहाज से जितनी मालियत होगी प्लाट की, मकान की, उस हिसाब से 7.5%, 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस, इसमें कोर्ट में, अदालत में कोर्ट फीस जमा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट फीस जो है वो 15,000 रुपये जमा होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 15,000। अगर 15,000 से कम हो तो फिर 7.5% के हिसाब से, लेकिन बढ़ते बढ़ते 15,000 तक पहुंच जाए तो इससे ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं लगेगी। अल्लाह ना करे जो आपने दावा किया वो डिसमिस हो गया, खारिज हो गया, अदालत ने आपको रिलीफ नहीं दिया, फिर आप अगली अदालत में जाएंगे, उधर आप अपील फाइल करेंगे। अगर सेशन कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी आपका फ़ैसला रिजेक्ट कर दिया, अपील रिजेक्ट कर दी, फिर आप हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करेंगे एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कोशिश किया करें कि कानून के बारे में छोटी छोटी बातें, ये 10-15 मिनट की वीडियो ज़रूर देखा करें। थोड़ा थोड़ा सीखते, हफ्ते में 1 आध दिन सीखते सीखते एक वक्त आएगा कि हमें कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर होंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।